दगड़ियों, कैसे हैं? खूब बढ़िया होंगे। बढ़िया होना चाहिए। अब बागेश्वर में मध्यावधि चुनाव लगे हैं। अब बीते रोज वैसे तो चुनाव की घोषणा के बाद ही जो आंतरिक बिसातें होती हैं राजनीतिक दलों की वो बिछ जाती हैं, लेकिन एक खुली बिसात होती है जो जनता के बीच में खोली जाती है और पूरा ध्यान लोगों का, जो आम आदमी होते हैं, सामान्य नागरिक होता है, उसी बिसात के चारों ओर ध्यान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्यावधि चुनाव में अपनी बिसात, खुली हुई बिसात कल खोल दी है और इस बिसात को खोलने के लिए नामांकन के नाम से प्रदेश भर के बड़े चेहरे, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी थे। लोकसभा में जो हमारे सांसद हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के, अजय टमटा जी थे। प्रदेश अध्यक्ष जो चमोली जनपद से हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे भी थे और भी बहुत से नाम। अब क्योंकि चुनाव है तो इस पूरे दौर में तो 30, 40, 45 नाम होंगे ही होंगे जो पूरे चुनाव के दौरान बागेश्वर विधानसभा में दिखेंगे। कल नामांकन था और सबसे पहला तो ये था कि इस नामांकन में जो एक श्री चंद्रनाम दास जी के मृत्युपरांत जो नाम सबसे ऊपर था वो उनके पुत्र गौरव का था। फिर अचानक, या यूँ कहें कि जैसे ही अंदाज़ा सामने आया कि कांग्रेस अपने पुराने नामों को किनारे करके बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी नया नाम आया कि चुनाव में जो दांव खेलेंगे वो स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी की पत्नी को प्रत्याशी बनाकर खेलेंगे। ये नाम सामने आया। इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं था, पहले से तय था अगर कोई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के अंदर होगा तो नाम यहाँ बदल सकता है, और वो नाम बदल गया। इसे कम से कम हम भाजपा की बेचैनी नहीं कहेंगे, क्योंकि हर राजनीतिक दल जब अपना प्रत्याशी मैदान में उतारता तो पूरा ठोक पीट कर उतारता है। इधर एक घटना और थी। ये जो खुली बिसात से पहले, ये खुली बिसात होती उससे पहले एक बड़ी घटना घटी थी। बॉबी पंवार जो नौजवानों को लेकर देहरादून में केंद्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं और भर्ती घोटालों के संबंध में, और काफ़ी लंबी जद्दोजहद उनके साथ वो अभी लगे हैं। उन्होंने एक मामला खोला कि पूर्व मंत्री चंद्रनाम दास जी, स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी की जो छोटी पुत्री है और जो स्वास्थ्य विभाग में किसी ओहदे में नौकरी पाई है, उसको लेकर एक खुलासा किया था। और खुलासे के अनुसार उनका आरोप था कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो और कम नंबर वालों को नौकरी मिल गई और अधिक नंबर वालों को नहीं मिली। इस तरह का एक आरोप था जिस पर शायद जांच चल रही होगी, और जांच चलनी चाहिए। जांच का परिणाम जो होगा वही अंतिम माना जाएगा, वो कल के गर्भ में होगा। लेकिन इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के माथे में शिकन थी कि क्या हम सिंपैथी बना पाएंगे, और क्योंकि कुछ मध्यावधि चुनावों में सिंपैथी, अगर किसी नेता के मरने के बाद मध्यावधि चुनाव होता है तो उसमें सिंपैथी वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस घटना के बाद जब ये सार्वजनिक किया बॉबी पंवार ने, तो उसके बाद एक चिंता हो गई थी कि क्या सिंपैथी बन पाएगी। खैर, उसके बाद, इस घटना के बाद गौरव दास का नाम किनारे होना और उनकी माताजी का नाम सामने आना, ये एक घटना है। और कल नामांकन भी हो गया। नामांकन के अवसर पर एक बड़ी सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, और बागेश्वर का जो एकमात्र मैदान है जिसको हम रामला मैदान भी कहते हैं, नुमाइश मैदान भी कहते हैं, उस मैदान में एक सभा राजनीतिक दल के लोग करते हैं। तो एक बड़ी सभा थी। सभा में बहुत से लोग बोले, लेकिन शायद और लोग बोलते यदि जो लोग लाए गए थे या जो लोग आए थे
वो जैसे ही मंच सजा, मंच सजने का मतलब होता है कि जब मंच में माल्यार्पण और बुके, गुलदस्ते देने की का कार्यक्रम चल रहा था, उसके थोड़ी देर के बाद, यानी इनका पहला वक्ता बोला होगा, उसके बाद दूसरे वक्ता को बुलाया जा रहा था। इसी बीच में जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे उनका जिक्र भी चल रहा था। तो उसी समय पर कुछ लोग उठ के जाने लगे, और जब जाने लगे तो फिर वो उनको रोक नहीं पाए, वो चलते ही चले गए। जो मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री जो यहाँ थे, मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के बोलने तक पीछे की पंक्तियाँ बिल्कुल एक तरह से खाली हो गई थी, और जो बाहर लोग थे वो अभी धीरे धीरे करके जाने लगे थे। खैर, ये राजनीतिक जो सभाएं होती हैं रैलियों के रूप में जो की जाती है, उसमें लोग थोड़े समय के आते हैं, क्योंकि उनका गाड़ी भी होती है। मौसम भी कल बड़ा उमस भरा था। मैं यहाँ पर कल क्योंकि मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है और चुनावी भाषण भी है, तब भी वो एक राजनीतिक भाषण के रूप में होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि सरकार के रूप में। भले आचार संहिता थी, वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं आए थे, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वही हैं, तो उनका भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के भाषण में अगर हम देखें तो उनकी पूरी की पूरी कोशिश थी कि सिंपैथी को लाया जाए, सिंपैथी बने। जैसा कि चला था सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी बने। तो मैं उनके भाषण के कुछ शब्दों से शुरू करूं, जैसे श्रद्धांजलि कि ये चुनाव हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आघात, मुझे बहुत आघात हुआ, धक्का लगा। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं, उनके मृत्यु प्रांत असामान्य ये शब्द आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत स्तर पर क्षति, मैं इसको व्यक्तिगत स्तर पर क्षति मानता हूँ, मेरी क्षति, मैं उनका छोटे भाई की तरह था। पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि मैं उनके छोटे भाई की तरह था। वे कहते हैं कि चंद्र रामदास जी बहुत जिंदा दिल आदमी थे, जिंदा दिल नेता थे, जिंदा दिल इंसान थे, और चंदन की तरह महकते थे, चंदन की तरह, और चंदन को पवित्र भी माना जाता है। मिलनसार थे और बागेश्वर के दास थे। मैं यहाँ थोड़ा सा आऊँगा आगे। एक तो वो बागेश्वर के दास थे, मतलब सेवक थे, और दूसरा वो जिंदा दिल इंसान थे, मेरे छोटे भाई की तरह थे। मैं धामी हूँ, वो दास थे। विनम्रता उनकी पहचान थी, आदि आदि आदि। वो पूरी कोशिश, पूरे भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया, धामी जी ने किया, किसी तरीके से एक सिंपैथी को बनाने का प्रयास था, और सामान्य रूप से होता है, क्योंकि किसी भी चुनाव में वोट को अपनी ओर खींचने के लिए व्यक्ति के प्रति सिंपैथी या उसके प्रति आदर बन जाए तो बहुत सरल हो जाता है वोट को अपनी ओर खींचना। धामी जी ने जितनी कोशिश हो सकती थी सिंपैथी को अर्जित करने की, उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाए। धामी जी ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। निश्चित रूप से विपक्ष होता ही विरोध करने के लिए है। सत्ता पक्ष यदि कहीं मनमानी कर रहा है तो वो विरोध करेगा, तभी वो विपक्ष है। और विपक्ष में रहते हुए आप भी वही सब कर रहे थे जो विपक्ष में रहते हुए वर्तमान विपक्ष कर रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि साहब विपक्ष जो है, विपक्ष के रूप में उनका हमला सीधे सीधे कांग्रेस पर था कि वो वोट की राजनीति कर रहा है। विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा है और विपक्ष झूठ बहुत बोलता है। ये तीन आरोप धामी जी ने लगाए। इसमें जो बड़ा आरोप था कि विपक्ष झूठ बहुत बोलता है, काम नहीं करता, हम काम करते हैं, और वो सिर्फ विरोध करना जानता है। ये इनके भाषण का। अपने कामों पर वो राम मंदिर में भी जाते हैं, अयोध्या। आचार संहिता जो क्या है हम प्रदेश में लगाएंगे, जनता ने तो कभी मांगी नहीं थी। समान नागरिक संहिता का जो है उसका जिक्र वो जगह जगह करते हैं। और आजकल उनके जिक्र में एक नई चीज़ जो जुड़ी है, अतिक्रमण विरोधी, वो भी उनके सामने था कि हम अतिक्रमण के खिलाफ बिल्कुल बहुत संजीदा हैं और हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जो सरकारी भूमि में अतिक्रमण है उसको हटाएंगे ही हटाएंगे। उसके अलावा उनको वो कहते हैं कि हम नौजवानों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित। वैसे इनकी ये चिंता जो सामने आई थी
वो आई थी ट्रिपल एससी का जब घोटाला सार्वजनिक हुआ था आप ही की सरकार में। तो उसके बाद कई लंबे समय के बाद ट्रिपल एससी और बहुत सारे घोटाले 30-40-45 हज़ार नौकरियों के जो से जुड़े हुए जो घोटाले थे, उसके काफ़ी समय के बाद मुख्यमंत्री के भाषण में एक नई चीज़ जुड़ी थी कि हम नौजवानों को लेकर बहुत संजीदा हैं, हम चिंतित हैं। और उसी क्रम में वो अगली पंक्ति जोड़ते हैं कि इसीलिए हमने नकल विरोधी कानून बना दिया। उसके अलावा वो नए भारत की बात करते हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि सिंपैथी एक उनके भाषणों का लंबा हिस्सा या यूँ कहें कि 80% भाग जो था वो चंदन रामदास जी के प्रति सिंपैथी अर्जित करते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने के प्रयास में था। 80% उससे कुछ ज़्यादा, और 20% में अगर हम जाते हैं तो 10% करीब वो कांग्रेस पर आरोप लगाने में उन्होंने बिताए और 10% करीब अपनी उपलब्धियां गिनाने में बिताए। मैं उपलब्धियों पर थोड़ा सा बातचीत यहाँ कर, जैसे वो कहते थे कि जिन योजनाओं को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि हम बागेश्वर और उसके आसपास कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि दास जी बड़ा सपना रखते थे और उनके स्वप्न के अनुसार कई योजनाएँ थी जिन पर काम होना है, और अगर उनकी पत्नी अगर हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा तो काम आगे बढ़ेगा। सामान्य रूप से इस तरह की बातचीतें होती हैं। लेकिन यहाँ दो चीज़ें थी। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अतिक्रमण के खिलाफ हूँ और सरकारी भूमि में अतिक्रमण सहन नहीं करूँगा। आप मुख्यमंत्री हैं और आपको जिताया है और आपको ये सब काम करने चाहिए। लेकिन एक सवाल था, आप अतिक्रमण के खिलाफ तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए आपसे एक सवाल कि भूमि बंदोबस्त के प्रति आप प्रतिबद्ध क्यों नहीं हैं? राज्य बनने के बाद अगर पहला काम कोई होना चाहिए था तो वो होना चाहिए था उत्तराखंड का भूमि का बंदोबस्त, जो पूर्व में 80 साल बंदोबस्त के नाम से जो पूर्व से लंबित पड़ा था। आप विपक्ष में थे, कांग्रेस पक्ष में थी। वैसे 2.5 साल आप रहे, और उन 2.5 सालों में रहते हुए शुरू में जो 1-1.5 साल आप रहे, उनमें आप चाहते तो बंदोबस्त की शुरुआत कर सकते थे। लेकिन चलो, आप चुनी हुई सरकार नहीं थे, कोश्यारी जी के रूप में, नित्यानंद स्वामी जी के रूप में। लेकिन जब कांग्रेस की चुनी हुई सरकार सत्ता में आई तो आपका धर्म बनता था विपक्ष होने के नाते, विरोधी पार्टी होने के नाते, कि आप कहते कि आप बंदोबस्त को पहली क्रिया के रूप में करें। आपने नहीं कहा, आपने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। फिर आपकी सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर आपकी सरकार आई और फिर आपकी सरकार आई। लेकिन भूमि के बंदोबस्त की ओर आपने एक तिरछी नज़र डालना भी जरूरी नहीं समझा। यहाँ तो एक सवाल बनता है, अगर आप भूमि का बंदोबस्त, सरकार होते हुए भूमि का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, तो आपको अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप अतिक्रमण पर बोलें। लोगों को डराने के लिए अतिक्रमण की, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको डरा सकते हैं आप, लेकिन सवाल उठेगा। दूसरा, हम मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आपने अतिक्रमण की बात कही है और खुले मंच से कही और कई जगह कही है, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मैदानी क्षेत्र को हम छोड़ दें, क्योंकि उत्तराखंड का जो कुल भूभाग है उसका 14% मैदानी भाग है और 86% पर्वतीय क्षेत्र है। ये अलग बात है कि 86% पर्वतीय क्षेत्र में विधायकों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ बजट कम आता है, और मैदानी क्षेत्र जो 14% है वहाँ आबादी के हिसाब से विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वही 14% जो है आज भी सवाल उठाता है कि हम पर्वतीय राज्य बने हैं या नहीं बने हैं। ये तमाम सवाल है। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र को लेकर आप बता सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल भूमि कितनी है और उस भूमि का कितना प्रतिशत यहाँ का जो मूल निवासी है, आप ही की कृपा से मूल निवासी को आपने स्थायी निवासी बना दिया, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी है उसके हिस्से में कुल कितना प्रतिशत भूमि है और शेष कितना प्रतिशत भूमि किसी न किसी रूप में सरकार के पास है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी आंकड़े बताते हैं। हमने राज्य आंदोलन के दौरान बहुत से आंकड़े हमारे सार्वजनिक हुए थे। उन आंकड़ों के हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र में 84% या उसके आसपास की भूमि सीधे 94% या उसके आसपास की भूमि किसी न किसी रूप में सरकार के कब्जे में है। 6% या उसके आसपास की भूमि ही यहाँ के मूल निवासियों के कब्जे में है, पर्वतीय क्षेत्र का जो मूल निवासी है। इतने बड़े अनुपातिक अंतर की बात अगर आप कहते हैं कि अतिक्रमण को हटाना मेरा मुख्य कार्य है, तो प्रश्न उठेंगे। नौजवान प्रश्न उठाएंगे, जनता प्रश्न उठाएगी,
एक, आपने भूमि का बंदोबस्त नहीं किया। दूसरा, राज्य बनने के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अपने अपने धड़ों में ही सोचते, ये तो सोचना चाहिए था कि आखिर राज्य की मांग क्या थी। राज्य की पहली मांग तो यहाँ का भूमि बंदोबस्त थी ही थी, लेकिन राज्य की पहली मांग थी कि जो 1868 के बाद बने कानूनों की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में जोतों के विस्तार को रोक दिया गया है और 70 के दशक में बहुत चालाकी के साथ वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आदि आदि जो थोपे गए हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उससे जो बची खुची कृषि थी वो भी खत्म होने के कगार पर है। वो सवाल थे राज्य के। इन सवालों को छूने की हिम्मत ना भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस में है और आप लोग इसको छू भी नहीं सकते। लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने चिन्हित कर लिया कि सरकारी भूमि में जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हम हटाएंगे। निश्चित रूप से प्रतिशत बहुत कम होता है जिन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन सरकार की घेरी होगी। गाँव में तो नाप बेनाप वर्ग इत्यादियों के हिसाब से आपका भूमि का जो ज़मीन का है वहाँ भी होगा अतिक्रमण, थोड़ा बहुत बिल्कुल होगा। हम ये नहीं कहते अतिक्रमण नहीं है। और आपको अतिक्रमण, हाँ कानून है, आप सरकार हैं, यदि आपके घोषणा पत्र में अतिक्रमण हटाना था तो आपको प्राथमिकता के हिसाब से वो काम आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये सवाल आपके साथ बने रहेंगे कि भूमि का बंदोबस्त आप क्यों नहीं करना चाहते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में कृषि जोत बढ़ाने के प्रति आप प्रतिबद्ध क्यों नहीं है। ये सवाल आपके साथ बड़े रहेंगे। आपने नौजवानों के भविष्य पर बड़ी चिंता व्यक्त की थी। अभी के कार्यकाल में अगर देखें, कांग्रेस और आप दोनों कहा ना कि नागनाथ और सांपनाथ में कोई फर्क नहीं है। आप ही के कार्यकाल में 8088 का जो घोटाला खुला था वो नौजवानों को के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ था कि बहुत अधिक पैसे वाला, जैसे आज की तारीख में बहुत अधिक पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, वैसे ही आज की तारीख में बहुत अधिक पैसे वाला ही क्या सरकारी नौकरी पा सकता है। ये सवाल नौजवानों का है। फिर दूसरा, नौजवानों की चिंता अगर आपको बताइए तो क्या आपने बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्या कभी कोई प्रयास किया? क्योंकि आपको नौजवानों की चिंता है। आपने कहा हमने नकल विरोधी कानून बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले से नकल का विरोध का कोई कानून था ही नहीं। नकल विरोध का कानून पहले से भी था, आपने उस कानून में नया जोड़ा है। शिकायत करने वालों की भी जांच होगी, अगर शिकायत गलत पाई गई तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आपका नकल विरोधी कानून मंच से भाषण देने के लिए है, लेकिन वहीं शिकायत करने वालों, नकल की बात को सार्वजनिक करने वाले के खिलाफ जो आपने कहा है कि अगर हाँ जांच होगी, अब जांच में आप गलत आप पाएंगे और सही आप पाएंगे, गलत आप साबित करेंगे, सही आप साबित करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक डर का माहौल। तो ये चीज़ें हैं और आप ही के कार्यकाल की चीज़ें हैं। आप कहते हैं नए भारत का निर्माण, न्यू इंडिया, हम भी कहते हैं, पूरा देश कहता है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको, राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष वाहिनी लंबे समय तक उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, डॉक्टर शमशेर बिष्ट हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और सबसे लड़ाकू इंसान के रूप में पीसी तिवारी हुआ करते थे। जब हम राज्य आंदोलन में कूदे, हमने भी राज्य आंदोलन को स्वीकार किया, मतलब संगठन, हम व्यक्तिगत रूप से सब थे लेकिन संगठन के रूप में जब स्वीकार किया तो हमने नारा दिया था, नए भारत के लिए नया उत्तराखंड। पुरानी किताबें खोलिए, आपने पुरानी कार्रवाइयाँ खोलिए। जब संघर्ष वाहिनी ने नए भारत के लिए नए उत्तराखंड का नारा दिया था तो इसका सबसे बड़ा विरोध, ये नया क्या होता है, ये कम्युनिस्ट, जबकि हम वाम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हो सकते थे लेकिन वामपंथी नहीं थे। तो नए भारत को के लिए नए उत्तराखंड का विरोध करने वाले सबसे बड़े आप ही लोग थे। और लेकिन अभी आपने कहा नया भारत, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारी लाइन में आए हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपका नया भारत किस प्रकार का नया भारत होगा। आपका जो नया भारत होगा उसमें नयापन क्या होगा, ये आपने आज तक नहीं बताया। और जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप बताइए तो सही, आप किस प्रकार के नए भारत की बात करते हैं और नए भारत के अंदर किस प्रकार के नए उत्तराखंड की बात करते हैं। क्या उस नए उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में भूमिहीनता के सवाल को आप प्रमुखता से लेंगे?
अभी एक बड़ा जद्दोजहद चली है कि भूमि का कानून बनाइए। अब ये आज तक समझ में नहीं आया कि भूमि के कानून को बनाने की बात जो लोग कर रहे हैं वो किस भूमि के कानून की बात कर रहे हैं। वो भूमि जो 94% के रूप में आपके पास है या सिर्फ 6% जो जनता के पास है। अब कौन से भूमि के कानून की बात करते हैं? ये चीज़ें सार्वजनिक नहीं हुई हैं। आपने भी कहा हम भूमि का कानून बनाएंगे। आप नए भारत की बात कर रहे हैं, नए भारत के अंदर नए उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। आपको बताना होगा कि नए उत्तराखंड में गाँव के विस्तार, जो गाँव का विस्तार अगर कहें कि ये ब्रिटिश हुकूमत के बाद जो गांव के विस्तार पर रोक लगा दी गई है, हमारी छानाई सभ्यता को खत्म कर दिया गया, खर्क सभ्यता को खत्म कर दिया गया। यही खर्क और छानाई सभ्यता विस्तार के रूप में नए गांव के रूप में विकसित होते थे। 1868 के बाद जब से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इंग्लिश हुकूमत सामने आई, उनके बनाए भूमि कानून, उनके बनाए वनों के कानून, उनके बनाए और तमाम कानूनों की वजह से आपके नए गांव का विस्तार रुका हुआ है। उत्तराखंड के अंदर एक नया गांव बसाने में, बिंदु खत्ता बसाने, आज तक राजस्व गांव का दर्जा उसको नहीं दिया, जबकि जिलाधिकारी राजस्व गांव का दर्जा दे सकते थे। उसमें सरकार को तो देने की जरूरत ही नहीं थी। पर्वतीय क्षेत्र में आपने कितने नए गांव बसाए हैं राज्य बनने के बाद? कितना जोत आपकी बढ़ी है, कृषि जोत के रूप में आपने कितनी बढ़ाई है, और कितना घटा है आप बताकर जानना चाहते हैं तो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम से, टिहरी के नाम से कितने 100 गांव हमारे खत्म हुए हैं, और पंचेश्वर के खाके में कितने गांवों ने खत्म होना है, ये आंकड़े तो सबसे ज़्यादा आपके पास होंगे। आप कौन से नए उत्तराखंड की बात करते हैं? हमने राज्य को मांगा था पृथक पर्वतीय राज्य। क्या आप एक नया पृथक पर्वतीय राज्य की कल्पना करते हैं, या डामखंड की कल्पना कांग्रेस की तरह आप भी करते हैं कि बस डाम होंगे, उद्योगपतियों की बिजली बनाने के कारखाने होंगे और यहाँ का जो मूल निवासी है वो स्थायी होगा? ये तमाम सवाल थे। अगर आप निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य भाषण कल आपका था, क्योंकि ये सारे सवाल अगर उठे हैं तो आपके भाषण से ही बाहर आए हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरीके के भाषण सामने आए ताकि उन भाषणों के रास्ते से कुछ वो सवाल सामने आए जो एक नया उत्तराखंड बनाने की दिशा में रास्ते खोलते हों। क्योंकि नया उत्तराखंड का नारा आप ही का तो है आज की तारीख में। चलो हम आपको इस आरोप से अलग कर देते हैं कि जो हमारे नए भारत के लिए नए उत्तराखंड का नारा था वो आपने ले लिया है। कभी आप विरोधी थे लेकिन आज ले लिया है, लेकिन आज वो आपका ही नारा है। बता तो दो वो नया कैसे होगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं।